Hello students, in today's video we are going to cover extra age topics from the chapter Living World. Okay, extra age topics means वो सारे टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। तो चलो देखते हैं फटाफट इसको। सबसे पहले देखो सफिक्स। आप जानते हो सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है ना। तो ये कुछ सफिक्स है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज होता है। आप देखो जहां पे भी आपको लास्ट में दिख गया फाइटा, ब्रावो फाइटा, टेरिडो फाइटा, जैसे ही आपको सफिक्स दिखे क्या फाइटा, आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है, डिवीजन की। अगर सफिक्स आपको दिखता है फाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी है ना, या ऑप्सिडा, या लास्ट में क्या दिखता है आपको एई, तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, क्लास को। ओके, नाउ अगर आपको सफिक्स दिखता है ALES है ना, तो इसका मतलब होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर को। अगला आप देखो अगर प्लांट है तो प्लांट में आपको सफिक्स क्या मिलेगा फैमिली के लास्ट में, ACEAE है ना, ठीक है। और एनिमल में क्या मिलता है आपका IDAE, फॉर एग्जाम्पल फेलिडियम है ना, ठीक है। आगे देखो तो इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है कि जिसके भी लास्ट में फाइटा है दैट रिप्रेजेंट डिवीजन, जिसके भी लास्ट में फाइसी है, ऑप्सिडा है, एई है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्लास, जिसके लास्ट में ALES दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑर्डर, और जिसके लास्ट में ACEA है या IDAE है ना। एनिमल के केस में IDAE और प्लांट के केस में ACAE, तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फैमिली। ओके, चलो अगला देखते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट स्पीसीज है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इट वाज गिवन बाय लिनियस है ना, और नाम बता रहा देखो तो आपको स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्पीसीज इज फिक्स्ड। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पीसीज इज फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू लिनियस कि स्पीसीज क्या है, फिक्स है, उसमें कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान या जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट इज गोइंग टू रिमेन स्टैटिक, फिक्स्ड। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। डायनेमिक देखो जस्ट इसका उल्टा, स्टैटिक का उल्टा क्या होता है, डायनेमिक है ना, गिवन बाय लामार्क, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पीसीज इज म्यूटेबल एंड डायनेमिक। जस्ट इसका अपोजिट बोला इन्होंने कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन या जैसे जैसे टाइम चेंज होगा है ना, स्पीसीज में भी चेंजेस होंगे। ये बात किसने कही, लामार्क ने, थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अबाउट दैट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। आगे देखो तीसरा कॉन्सेप्ट जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है ना। आप जानते हो क्या है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एक किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अर्नस्ट मेयर को अपन क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर को क्या बोलते हैं अपन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या बोला था, स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स है ना, which have the capability of interbreeding among themselves in natural condition है ना, and they are going to produce fertile progeny and they are reproductively isolated. Okay, तो ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जिसको दिया था किसने, अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद अगला देखो, ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में, इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम 41 into 29 सेंटीमीटर। इंच में कभी कभी पूछता है तो आप सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट क्या होता है, 41 into 29 सेंटीमीटर। ओके, हर्बेरियम का क्या साइज होगा, इंटरनेशनल साइज 41 into 29 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लिक्विड प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन हर्बेरियम। मान लो हम हर्बेरियम में मेनली क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको एक शीट के ऊपर फिक्स करते हैं है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे सकुलेंट प्लांट्स हो गए या कुछ ऐसा प्लांट जिसको हम ड्राई एंड प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें लिक्विड प्रिजर्वेटिव में हर्बेरियम में डालना होता है। तो जो लिक्विड प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं अपन हर्बेरियम में, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इज 2 to 5% फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। ओके, मोस्ट कॉमनली क्या आपका 2 to 5% फॉर्मल्डिहाइड। ओके, नाउ फॉर पॉइजनिंग ऑफ ड्राइड स्पेसिमेंस
जो ड्राइड स्पेसिमेंस होता है उसके पॉइजनिंग करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, 0.1% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आपको इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एक्सेप्शंस टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, है ना। जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है आपको बताया मैंने, इसमें 2-3 बातें थी। पहला, दे शुड इंटरब्रीड इन नेचुरल कंडीशंस, दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, और तीसरा था दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, है ना। लेकिन आप देखो कुछ एक्सेप्शन है इसके। पहला एक्सेप्शन देखो, आप जानते हो म्यूल एक हाइब्रिड है जो किसके बीच में क्रॉस करवा के बनता है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। अगर इन दोनों का क्रॉस करवाओ तो उससे जो हाइब्रिड बनता है दैट इज कॉल्ड म्यूल, जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है ना। दूसरा देखो, मेल हॉर्स को अगर क्रॉस करवाते हैं अपन किससे, फीमेल डोंकी से, तो इससे क्या निकलता है, एक और हाइब्रिड दैट इज कॉल्ड हिनी, है ना। ये भी क्या है, स्टेराइल नॉट फर्टाइल। नाउ यहां पे ध्यान दो आप, ये जो पहला कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को, दैट इज दिस क्रॉस इज नेचुरल। क्रॉस कैसा है, नेचुरल है, बट द प्रोजेनी जो म्यूल है या हिनी है ये क्या है आपका, स्टेराइल, है ना। दिस इज नॉट अ फर्टाइल प्रोजेनी, बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट द स्पीसीज या द प्रोजेनी प्रोड्यूस शुड बी फर्टाइल, है ना। आगे देखो दूसरा एक्सेप्शन, इसमें अपन मेल टाइगर को क्रॉस करवाते हैं किससे, फीमेल लायन से, तो उसके जो हाइब्रिड बनता है दैट इज कॉल्ड टाइगॉन, है ना। टीआई कहां से ले लिया, टाइगर से हमने, है ना, और जीओएन कहां से लिया हमने, लायन से ले लिया, टाइगॉन। टीआईजी कहां से लिया हमने, टाइगर से, और ओएन कहां से लिया, लायन से, तो क्या बन गया है, टाइगॉन। ओके, सेम जस्ट अपोजिट करो, मेल लायन ले लो और फीमेल टाइगर लेते तो इसको बोलते हैं अपन लाइगर। फिर से जी आर हमने लिया टाइगर से और एल आई लिया कहां से, लायन से। ओके, तो ये देखो यहां पे क्या है, हियर क्रॉस इज इन कैप्टिव। इन कैप्टिव मींस यहाँ पे नेचुरल क्रॉस नहीं है, इसको हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस क्या आपका, इन कैप्टिव है, बट प्रोजेनीज आर फर्टाइल। लेकिन जो इससे प्रोजेनी बना दैट इज फर्टाइल। तो यहाँ पे ये फर्टाइल है लेकिन क्रॉस नेचुरल नहीं है। तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। चलो अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। बहुत जगह पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटाइपिक जीनस। मोनो मींस सिंगल, है ना। ऑल दो जीनस विथ ओनली वन स्पीसीज इज कॉल्ड मोनोटाइपिक जीनस। वैसा जीनस जिसमें पूरे जीनस में केवल एक ही स्पीसीज होता है। फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस। होमो एक ऐसा जीनस है जिसमें एक ही स्पीसीज है दैट इज सेपियंस। ओके, तो ऐसे को बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस। दूसरा आपका देखो पॉलीटाइपिक जीनस, जीनस विथ मोर देन वन स्पीसीज, है ना। ठीक है, जीनस विथ मोर देन वन स्पीसीज। फॉर एग्जांपल सोलैनम निग्रम, सोलैनम ट्यूबरसम। क्या है सोलैनम ट्यूबरसम? साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, ठीक है, सोलैनम निग्रम। ये देखो सोलैनम जीनस है लेकिन स्पीसीज बहुत सारे इसके अंदर। तो सच टाइप ऑफ जीनस इज कॉल्ड पॉलीटाइपिक जीनस। ओके, एक और आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत जगह देखा लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज किसको बोलते हैं भाई? ट्रू स्पीसीज विच डू नॉट इंटरब्रीड, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, बट आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट और डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलोन। वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते लेकिन इतने सिमिलर होते हैं कि आप उनको बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ऐसे ट्रू स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। ओके, तो ये सब कुछ टॉपिक देखा। आगे देखते हैं कुछ और जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। चलो देखते हैं आगे कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। चलो देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में देख रहे हैं अपन, है ना, कुछ साइंटिस्ट और उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स। तो पहले साइंटिस्ट का नाम हम देख रहे हैं एरिस्टोटल। ओके,
एरिस्टोटल को अपन बोलते हैं क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, और इन्हीं को बोलते हैं अपन फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस, इनको बोलते हैं अपन फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। इस एंशिएंट वर्ड को आप याद रखो, अभी बताता हूं क्यों। फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, और इन्हीं को बोलते हैं अपन फादर ऑफ बॉटनी। ओके, चलो अब देखते हैं, इन्होंने 3 बुक लिखा था थियोफ्रास्टस ने, 3 बुक्स। देखते हैं कौन कौन सा था। पहला हिस्टोरिया प्लांटेरम, पहले बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, तो इनका पहला बुक था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और ये क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ द बॉटनी। ये सबसे पहली बुक थी जो लिखी गई थी बॉटनी की, फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। तभी तो इनको क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ बॉटनी। ओके, उसके बाद इन्होंने दूसरी बुक लिखी थी एक, दैट इज कॉजेज ऑफ प्लांट्स। बुक का नाम क्या है? कॉजेज ऑफ प्लांट्स। और एक और बुक लिखा था इन्होंने, इंक्वायरीज इनटू प्लांट्स। ओके, तो 3 बुक कौन कौन लिखा था उन्होंने? हिस्टोरिया प्लांटेरम, दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, दूसरा कॉजेज ऑफ प्लांट्स, एंड तीसरा इंक्वायरीज इनटू प्लांट्स। ओके, इसके अलावा इन्होंने 3 टर्म कॉइन करे थे थियोफ्रास्टस ने। कौन कौन सा टर्म भाई? इन्होंने जो 3 टर्म कॉइन किया था, पहला एनुअल, दूसरा बाइनियल, और तीसरा, पहला एनुअल है ना, दूसरा बाइनियल है, तीसरा पॉलिनियल है। ठीक है, तो देखो एनुअल क्या होता है? दोज प्लांट विच रिक्वायर अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, ऐसा प्लांट जो एक ही ग्रोइंग सीजन में उसको हमने लगाया भी, मैच्योर भी हो गया, उसको हार्वेस्ट भी कर लिया, वैसे सारे प्लांट को क्या बोलते हैं अपन? एनुअल। ओके, दूसरा क्या है? बाइनियल। तो एनुअल क्या हो गया? ऐसे प्लांट जिसको कितने ग्रोइंग सीजन चाहिए? ओनली 1 ग्रोइंग सीजन, जो एक ही ग्रोइंग सीजन में इसको लगाया भी, इसको हार्वेस्ट भी कर लिया, सारी कहानी इसकी खत्म हो गई, है ना। ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? एनुअल प्लांट्स। दूसरा क्या दिया था उन्होंने? बाइनियल, ऑल दोज प्लांट्स विच रिक्वायर 2 ग्रोइंग सीजन। इसको कितने ग्रोइंग सीजन चाहिए होंगे? 2 ग्रोइंग सीजन्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने ग्रोइंग सीजन लेंगे? 2 ग्रोइंग सीजन। ओके, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड बाइनियल। और तीसरा क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल ये क्या है भाई? ऑल दोज प्लांट्स विच रिक्वायर मल्टीपल ग्रोइंग सीजन। फॉर एग्जाम्पल मैंगो को लो, क्या मैंगो आज लगाओगे कल वो ग्रो हो जाएगा? नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, है ना, ऐसे उसका लाइफ साइकिल चलता है। तो वैसे सारे प्लांट को क्या बोलते हैं अपन? पेरेनियल, विच रिक्वायर्स मल्टीपल ग्रोइंग सीजन। ऑल दोज प्लांट्स आर कॉल्ड पेरेनियल प्लांट्स। तो ये तीनों टर्म भी पॉइंट किसने करा था? थियोफ्रास्टस ने। तो अभी तक 2 साइंटिस्ट को हमने देखा, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी। और इन्होंने जो बुक लिखा, प्लस इन्होंने 3 टर्म पॉइंट करा था, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। चलो आगे देखते हो एक और साइंटिस्ट के बारे में।
जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, उनके बारे में देखते हैं अपन। आपने सुना होगा नाम। तीसरा साइंटिस्ट के बारे में देख रहे हैं, कैरोलस लीनियस। इनका ओरिजिनल नाम था वैसे, बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। कार्ल वैन नील, इनका ओरिजिनल नाम ये था, है ना। बाद में इन्होंने अपने वर्क के बेसिस पे इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, कैरोलस लीनियस। अब देखो इनको क्या क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आगे देखो इन्हीं को बोलते हैं अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो इनको क्या क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। अब देखो अगर प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर हैं, एनिमल टैक्सोनॉमी के फादर हैं, तो पक्का इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, आगे देखो इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, अब देखते हैं इन्होंने कुछ बुक्स लिखे थे कैरोलस लीनियस ने भी, उनके नाम देखते हैं कि कौन कौन से बुक इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो पहला बुक जो लिखा था इन्होंने, तो सबसे पहला बुक इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था, दैट वाज हॉर्टस अपलैंडिकस। इनका पहला पब्लिकेशन था क्या था, हॉर्टस अपलैंडिकस। ओके, सेकेंड जो पब्लिकेशन था इनका, दैट इज फिलोसोफिया बोटानिका। ओके, तीसरा जो इनका पब्लिकेशन था वो था स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम था बुक का, स्पीशीज प्लांटेरम। ये बुक देखो, इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन था DOP, मैं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, 1 मई 1753, 1 मई 1753। ओके, एक और बुक लिखा था इन्होंने, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। ओके, उसके बाद एक बुक लिखा था इन्होंने, सिस्टेमा नेचुरी 10th एडिशन। ये याद रखना जरूरी है, कौन सा एडिशन भाई, 10th एडिशन। और इस बुक की पब्लिकेशन डेट थी, डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 अगस्त 1758। ओके, तो इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा, हॉर्टस अपलैंडिकस, फिलोसफिया बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी 10th एडिशन। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 का बस आपको याद रखना जरूरी है, स्पीशीज प्लांटेरम जिसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 मई 1753 एंड सिस्टेमा नेचुरी जिसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 अगस्त 1758, है ना।
अब ब्रीफ में अपन देखते हैं, ब्रीफ में इसमें देखते हैं कि हर बुक में उन्होंने क्या क्या काम करा था और क्या क्या इसमें डिस्क्राइब करा था। तो इसको ब्रीफ में देखते हैं अपन। देखो, फिलोसफी ऑफ बोटानिका में उन्होंने क्या दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, आपने देखा ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करते हैं। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था वो सारा इस बुक में इन्होंने मेंशन किया, किसमें, फिलोसफिया बोटानिका में। ठीक है, नाउ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो गए, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अब उन्होंने क्या करा, साइंटिफिक नेमिंग शुरू करा प्लांट का और एनिमल का। तो पहले किसका नेमिंग शुरू हुआ था, प्लांट का, है ना। तो अगले बुक में स्पीशीज प्लांटेरियम में इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स। तो देखो आप इस बुक में किसका नेमिंग हुआ, बस साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स, किसमें, स्पीशीज प्लांटेरियम में। अगला बुक था जेनेरा प्लांटेरियम, इसमें इन्होंने क्या करा, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। मतलब देखो, इसमें तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए स्पीशीज प्लांटेरियम बुक में उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट, बस नेमिंग करा। फॉर एग्जांपल ले लो आप मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो का नाम दे दिया, बट उसे ये तो नहीं पता चलता कि मैंगो कैसा है, कलर क्या है, साइज क्या है, जो है ना। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन जो भी नेमिंग था उन सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन अगले बुक में दिया उन्होंने, दैट इज जेनेरा प्लांटेरियम। ओके, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लांट किंगडम। तो देखो, प्लांट का तो कहानी खत्म कर दिया उन्होंने, उसका नेमिंग भी कर लिया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अब बचा कौन, एनिमल। तो अगला बुक कौन सा है, सिस्टेमा नेचुरी, 10th एडिशन, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स। इस बुक में क्या करा उन्होंने, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स। और उन्होंने देखा कि दो बुक लगे उनको प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करने में, तो इसी बुक में इन्होंने मेंशन कर दिया क्या, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम के बारे में डिस्क्रिप्शन था वो भी इसी में दे दिया इन्होंने, एनिमल किंगडम। ओके, आगे देखो, इन्होंने जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिस्टेमा नेचुरी में बस एनिमल के बारे में बातें हुई है, नहीं। यहाँ पे एक और चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट करा था, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो सिस्टेमा नेचुरी बस एनिमल का नहीं, इस पॉइंट को आप बार बार गलती होती है। इसमें इन्होंने क्या करा, दो बुक इन्होंने लिया था, किसके लिए, प्लांट के लिए। इसमें एक आउटलाइन दे दिया सारे प्लांट किंगडम के बारे में, उसके नेम और डिस्क्रिप्शन के बारे में, किस बुक में, सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक है, तो इनके जो बुक थे, हॉर्टस अटलांटिकस, फिलोसफी बोटानिका, इसमें क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, इसमें स्पीशीज प्लांटेरियम में साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट, अगले बुक में जेनेरा प्लांटेरियम में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, और सिस्टेमा नेचुरी में साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल किंगडम एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, नाउ देखो, यहाँ पे कभी कभी आप देखोगे जेनेरा प्लांटेरियम के बारे में, है ना, एक और साइंटिस्ट का नाम आता है बेंथम एंड हुकर। तो आ जाता है ऑप्शन में कभी कभी कि इनका नाम नहीं होगा, लिनियस का नाम नहीं होगा, किसका नाम होगा, बेंथम एंड हुकर का। तो आप याद रखना, 3 वॉल्यूम इस बुक का, जेनेरा प्लांटेरियम का, बाद में 19th सेंचुरी में इन्होंने पहले लिखा था, है ना, फर्स्ट सेकेंड एडिशन। जो 3 वॉल्यूम बाद में इसी बुक का, जेनेरा प्लांटेरियम का, बेंथम एंड हुकर ने भी पब्लिश किया था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ओके, तो इस बात को आप याद रखोगे। तो ये सब कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे किस चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में। थैंक यू।